सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना को शुरू किया, प्रोजेक्ट को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। आपको बताए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों में जो क्वालिटी चेंजेस लेकर के आई है, तो अब इसी दिल्ली के शिक्षा के मॉडल को अपनाते हुए पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, इन्होंने पंजाब के मोहाली में स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो अब पंजाब के सरकारी स्कूल भी पूरी तरह से एडवांस होंगे। वहां पढ़ने वाले बच्चों को वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है। यही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक योजना शुरू की थी। उसका नाम क्या है? उसको 5 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। बताओ उस योजना का नाम क्या है? और मैं आपको याद दिला दूं, अभी इस योजना का हमने रिवीजन भी किया था कल की जो हमारी रिवीजन वाली क्लास आई थी ना, जिसमें हम डेली 2022 के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, वहीं पे। और अब आपको पता चलेगा उस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है, कि पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करना कितना जरूरी होता है। उस 10 मिनट के वीडियो में हम 30 से 40 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बताओ कितना इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। अच्छा बताओ आंसर होगा श्री योजना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य, तो आंसर होगा कर्नाटक। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो फिर आंसर करना गोवा। लेकिन अगर प्रश्न आए कि प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तब उत्तर करना उत्तराखंड। अगर मैं आपसे पूछूं अभी सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम को किसने शुरू किया, तो आंसर होगा त्रिपुरा ने। और त्रिपुरा भी अर्न विद लर्न योजना भी शुरू की थी। आपको बताए अभी एक मंत्रालय ने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया, शुरू नहीं किया, इस योजना चल रही थी, इसको बंद कर दिया। बताओ किस मंत्रालय ने? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। और पूछे ई अधिगम योजना किसने शुरू की है? हरियाणा ने। इसमें छात्रों को टैबलेट बांटे जाएंगे। अब वैसे बात यहाँ पे पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए भगवंत मान और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अभी आपने देखा पंजाब में माघी मेला उत्सव मनाया गया था और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के किन के नाम पे कर दिया गया? भगत सिंह के नाम पे। और एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र ये कहाँ पे बन रहा है? पंजाब के संगरूर में। देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पे बनेगा? चंडीगढ़ में। और पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। अभी पंजाब ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है। पंजाब का मार्शल आर्ट है गतका। यहीं पे ही मेरा काम मेरा मान योजना शुरू हुई थी। और पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना था? मलेरकोटला बना था। यहीं पे आशीर्वाद योजना चलती है, जिसका पहले नाम शगुन योजना हुआ करता था। इसमें क्या होता है? गरीब परिवार की बेटी को उसकी शादी में सहायता दी जाती है। और कितनी सहायता राशि दी जाती है? 51,000 रुपए। तो ये ध्यान रखना। और जिस तरह से हमने राज्य दर्शन की जो सीरीज स्टार्ट की है कि डेली हम कोशिश करें एक राज्य या एक यूनियन टेरिटरी को ले लें, उसे निपटारा कर दे पूरा, तो कोशिश मैं करूंगा डेली कर ले, वरना 2-3 दिन में एक लेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि आज मेरे को जैसे टाइम नहीं मिला उसके लिखने का, तो आज हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जनवरी को। तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 के दिन ही संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। पहली बार इसे 2018 में मनाया गया था। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो उसकी कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ से याद रखना ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र आपको मिलेगा लखनऊ में। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। किसने लिखा है? शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। वैसे यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है। राजकीय पशु है बारहसिंगा, और मध्य प्रदेश का भी बारहसिंगा ही है। राजकीय वृक्ष अशोक का है। राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय फल है आम। और आपको याद है हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा है? भरतोल।
अभी देश का 53वां और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहाँ पे लॉन्च हुई? गाजियाबाद में। किसने लॉन्च की थी? केवीआईसी ने। और अभी आपको बताया भारत की सबसे लंबी नदी यात्रा ये वाराणसी से शुरू हुई, वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में, डिब्रूगढ़ असम में है। और उस क्रूज का नाम क्या है? गंगा विलास है। और वाराणसी से आपको याद आएगा प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन ये वाराणसी में आयोजित हुआ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनी वाराणसी। और रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर वाराणसी बना। 2023 में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये उत्तर प्रदेश में होंगे। अच्छा बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा 2041। वैसे देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये कौन सा बना है? तो आंसर होगा तराई एलिफेंट रिजर्व। अभी यहीं पे संभव पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर जी के नाम पे एक चौराहे का नाम रखा गया है। अच्छा, भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ पे बना? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना है आगरा। यहीं पे स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से। और याद रखना, सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे पूछे कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में टॉप पे कौन रहा? उत्तर प्रदेश। और सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर। तो याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अभी हाल ही में डॉक्टर बीवी दोषी का निधन हो गया। वे क्या थे? वे आर्किटेक्ट थे। तो पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध आर्किटेक्ट डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी का भी गुजरात में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, एक तो अभी 2022 में इनको एक अवार्ड मिला था, कौन सा? रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न इनसे बनता है कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर होगा बीवी दोषी। 2018 में मिला था और 2020 में पद्म भूषण मिला था इनको। तो ये एक प्रमुख आर्किटेक्चर थे, इनका नाम याद रखना, प्रश्न आएगा ये एग्जाम में, देखना। अच्छा, निधन की बात है तो अभी आपको याद आएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था? नीलमणि फुकन को, असमिया कवि थे, उनका भी निधन हो गया। अभी भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक का निधन हो गया, उनका नाम था डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का निधन हो गया। देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर जमशेद ईरानी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वे ईरान से थे। और भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, बीके सिंघल उनका नाम था। राष्ट्र महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक, उनका निधन हो गया। पौंड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, उनका निधन हो गया, वे कर्नाटक से थे। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से थे, निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर एस पद्मावती, उनका निधन हो गया। और भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का भी निधन हो गया। कन्नड़ के कबीर के नाम से कौन फेमस थे? इब्राहिम सुतार, उनका भी निधन हो गया। फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाते थे नरेंद्र सिंह कपानी, उनका निधन हो गया। भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक इंडियन पीएसयूज के फादर कहे जाते थे डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जिनके अभी हाल ही में निधन हुए, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ये किसे मिला? तो आंसर होगा मिजोरम को। तो अभी केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। याद रखना, केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के व्यक्तियों और संगठनों के द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने, उन्हें सम्मानित करने के लिए हर साल ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित करती है। इसमें संस्थागत श्रेणी में तो 51 लाख रुपए मिलते हैं और एक सर्टिफिकेट, वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब बात देखो यहाँ पे मिजोरम की है, तो ये रहा मैप में मिजोरम। अच्छा देखो, मिजोरम की कैपिटल आइजोल है, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति। आपको बताए
अभी मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा भी दिया है। वैसे राष्ट्र खेल यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी मणिपुर में, तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए कि वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर होगा अस्का थाना। अच्छा, याद रखना कि ये जो पुलिस है ये किस मंत्रालय के अंदर आती है? गृह मंत्रालय के अंदर। और हमारे गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह हैं। तो अभी उन्होंने उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का पुलिस स्टेशन को नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया है। वहीं उड़ीसा के गंजम जिले का ही है गंगापुर पुलिस स्टेशन, उसे दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। बाकी ये जो सदर बाजार पुलिस स्टेशन है 2021 में ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रह चुका है। अभी 2022 का आपसे पूछ रहे हैं तो ये अस्का थाना है। अच्छा, गंजम जिला ये अभी न्यूज में बना हुआ था, याद आया आपको? ये अभी बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था। आपसे अगर पूछूं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी थी? लक्ष्मी सिंह। और देश की पहली महिला डीजीपी कौन बनी थी? चंद चौधरी बनी थी, जिनका निधन हो गया। अच्छा, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? कैप्टन शिवा चौहान। आप जानते हो गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन है? तो आंसर होगा कला रामचंद्रन है। अच्छा, हम यूं बताओ आप तो, FIR आपके द्वार योजना को किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। और सबसे लेटेस्ट प्रश्न अगर आपसे पूछूं तो बताओ, अभी किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को IAPC 2022 पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी जनवरी 2023 में किस हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गोवा मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल एयरपोर्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दिया गया और इसे नागरिक उड्डयन 2023 के लिए एसोचैम के 14वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार समारोह में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत सम्मानित किया गया। एसोचैम का मतलब होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1920 में, मुख्यालय मिलेगा नई दिल्ली में और अध्यक्ष है सुमंत सिन्हा। अभी आपको याद होगा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बना? लेह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट बना था कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करोगे तो पूरी तरह से हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा से चलने वाला ये भारत का पहला हवाई अड्डा बना। आप जानते हो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? क्या किसके नाम पे कर दिया गया? भगत सिंह के नाम पे। और गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका जो नाम है ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारीकर के नाम पे रखा गया। आप जानते हो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। और 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 220। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटीज एजुकेशन। आपको याद है विश्व स्तर पर शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए हर साल 24 जनवरी को ये एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और बात करेंगे इस बार की थीम क्या है, तो इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटीज एजुकेशन। और आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा भी था, यूनेस्को ने 24 जनवरी 2023 को अफगानिस्तान में उन लड़कियों और महिलाओं को ये दिन समर्पित किया है जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। और आपको बताएं 24 जनवरी को हम और ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाते हैं, जबकि नेशनल एजुकेशन डे हम 11 नवंबर को मनाते हैं। और उसी तरह से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो ये याद रखना आप। बाकी जनवरी में कौन कौन से डे मनाए गए, तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है, 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस होता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस होता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युद्ध दिवस होता है, 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस होता है और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस होता है, आर्मी डे।
तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल में किसे 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में जगह मिली है? तो आंसर होगा हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली। तो याद रखना विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में इनको शामिल किया गया। तो आईसीसी के द्वारा घोषित टीम की कप्तानी इंग्लैंड के T20 विश्व कप विजेता कप्तान जॉस बटलर कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करें 3 भारतीय महिला क्रिकेटर कौन कौन, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को भी आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल किया गया है। तो पुरुषों में तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली, महिलाओं में स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को। देखो आईसीसी स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और सीईओ जॉफ एलार्डिस है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए 27 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन ये किस शहर में किया जा रहा है? तो आंसर होगा मुंबई में। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में राष्ट्र फिल्म विकास निगम के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? एक सिनेमाई साझेदारी के जरिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न देशों की संस्कृतियों को जोड़ना। आपको याद है, हमने पढ़ा भी था अभी कि राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित कौन सी फिल्म यहाँ पे दिखाई जाएगी? तो आंसर होगा तुलसीदास जूनियर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। फुल फॉर्म हो गई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और 2017 में भारत इसमें शामिल हुआ था पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान और भारत दोनों 2017 में इसमें शामिल हुए थे। टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें तो टोटल अभी तक 8 थे। कौन कौन से? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और फिर अभी 9th नंबर का मेंबर कौन सा बना? ईरान बना है। और आपको याद होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी है वाराणसी। और आपको याद होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2022 में अध्यक्षता उज्बेकिस्तान के पास थी। अभी 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसमें भारत G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा राशिद खान। तो अफगानिस्तान के 24 वर्षीय राशिद खान T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और याद रखना वे अपने 371वें T20 मैच में ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा गेंदबाज भी है। और इस पूरी दुनिया में वो मात्र दूसरे गेंदबाज हैं ऐसा करने वाले। क्यों? क्योंकि इनसे पहले भी एक और ऐसा कारनामा कर चुके हैं। कौन? वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो। वे T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ड्वेन ब्रावो के नाम 556 मैचों में 614 विकेट हैं। और शुभमन गिल से आपको याद आएगा वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय और सबसे युवा बल्लेबाज हैं। और विराट कोहली की बात करें तो वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं ये। और सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज ये बने थे अभी। अब आपको बताएं कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे, उसके बाद होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन को एंड करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2025। अगला प्रश्न है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। अगला प्रश्न है पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी को। अगला प्रश्न है अभी नागरिक विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख कौन बने? विक्रम देवदत्त बने। अगला है ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बताओ भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सेना और भारतीय वायुसेना के साथ मेगा सैन्य अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। अगला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रभात रे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कोचिंग बियॉन्ड
माई डेज विद द इंडिया क्रिकेट टीम नाम की बुक को किसने लिखा? तो आर कौशिक और आर श्रीधर ने मिलकर इस बुक को लिखा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना कौन सा अभ्यास आयोजित करेगी फरवरी में? तो आंसर होगा प्रलय। और फिर लास्ट आपसे पूछा था कि यूनेस्को ने किस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा 2023। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर को। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा अजय कुमार श्रीवास्तव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, सेशन अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में एक बार इसे शेयर जरूर कर देना। बाकी इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी प्रैक्टिस के लिए। कहां पे? आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।